कर लें, यहाँ सेहत का ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन हम सेहत कर रहे हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान सेहत का ख्याल कर रहे हैं, अफगानिस्तानियों या अफगानियों की सेहत का, लेकिन फिर भी नाशुक्री देखने को आती है। आपको पता ही है अब बगैर वीज़ा के आने की इजाज़त है उन अफगानियों को जिन्होंने इलाज कराना है। गजनफर साहब, हमारी तरफ से बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, लेकिन वहां से अशरफ गनी साहब इंडिया की गोद में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराइयां भी करते हैं। देखिए, मैंने आपसे बारहा कहा कि अफगानिस्तान में ना कभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना सिक्योरिटी ठीक हो सकती है, ना वहाँ पे जो कबायली जो चपकलिश है वो ख़त्म हो सकती है, ना कभी नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान की लड़ाई ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जो अफगानिस्तान की अपनी लीडरशिप है ना, वो सिंसियर नहीं है अफगानिस्तान के अंदर अमल लाने में, क्योंकि वो पढ़ते हैं बाकी लोगों के टुकड़ों पे। जितने वहाँ के, वो करजाई था, वो एजेंट था, मोल था रॉ का, CIA का और इंडिया का। हामिद करजाई एक इंडिपेंडेंट के तौर पे आ गया, वो जाके अब्दुल्ला की लैब में बैठा है। अब्दुल्ला बड़े अरसे से इंडिया की खैरात पे पल रहा है। अगर उनके यहाँ अमन आ जाता है तो ये जितने डिजाइनर सूट के लोग हैं, इनके तो नौकरियां खत्म हो जाती है ना। तो अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सकता। ये अफगान महाजिन पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो आपको इसमें से 85% जो है वो पश्तून मिलेंगे, बाकी जो है बाकी ट्राइब के मिलेंगे। और अभी तक पाकिस्तान के अंदर कितने UNHCR भी कंट्रोल करता है, इसकी मेडिकल की UN भी एड देती है और पाकिस्तान भी इनको लुक आफ्टर कर रहा है। तो पाकिस्तान पे तो एक सबसे बड़ा एहसान इनके ऊपर जो है कि जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था तो आपने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के लोगों ने लड़ाई लड़ी। यहाँ पे ग्रुप्स को रखा गया, उनको यहाँ पे इलाज किया गया, उनको यहाँ पे सेंचुरीज दी गई। लेकिन आज वो आपके मुंह पे खड़े होकर अफजल गनी जब खड़ा होता है वहाँ पे मोदी के साथ, क्योंकि उसके टुकड़ों पे पलता है, उसको पैसे देता है। मैं कह रहा हूँ दे पे मनी टू देम, दे पे मनी टू अफगान लीडरशिप। अफगान लीडरशिप सिंसियर नहीं है अपने लोगों से, और तालिबान वहाँ पे एक स्टेक होल्डर्स हैं। तो बाकी ये पाकिस्तान तो जेस्चर बढ़ाता जाता है, आज भी बढ़ाता है, आने वाले दिनों में भी बढ़ाता रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान की लीडरशिप बड़ी एहसान फरमाइश लीडरशिप है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे से कोई अच्छा जेस्चर उनकी तरफ वो जेस्चर नहीं देंगे आपको, अच्छा कोई इज़हार तशक्कुर हो जाए, एटलीस्ट ये चीज रिकॉग्नाइज करें कि उनके कई अफगानी आज भी इधर है जिनको हम निकाल नहीं रहे, बड़ी इज्जत से वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और आप एक और चीज कहूंगा, 2011 में एक स्टडी सामने आई थी, एक छोटी सी चीज कहूंगा, 2010 में एक स्टडी सामने आएगी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पोलियो की वजह जो है ना, पोलियो डिजीज की वजह की वजह अफगान लोग हैं जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में आते हैं। जी खावर साहब। अनिका, ये स्टोरी इसलिए भी हाईलाइट करने की जरूरत है, ये वो वक्त है जहाँ पे अमेरिका से लेके बर्मा तक और यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया तक तमाम ममालिक हैं वो अपने बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, असाइलम सीकर्स के लिए। और हमारा ये हमें जो हमेशा ये टारगेट किया जा रहा है कि ये हम स्पेशली अभी जो सिटिंग अफगान गवर्नमेंट है कि ये हम उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है। वहाँ पे अब इस डिसीजन के मुताबिक वहाँ पे 2 मेडिकल डॉक्टर्स बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे अगर किसी अफगानी की अगर सीरियस इश्यूज हैं उसके हेल्थ के, तो उसको बगैर जो वीज़ा है वो पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी और जहाँ पे वो अपना इलाज मुआवजा करा सके। अभी इस इंटरनेशनल इसके जो ना बैकग्राउंड में देखें, पूरी दुनिया में आप ये सोच सकती हैं कि किसी दूसरे मुल्क में आप बगैर वीज़े के जा सकें, आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन हमारी तरफ से ये इस तरह का जेस्चर देना, और ये उस वक्त देना कि जब अशरफ गनी हमेशा अभी भी रिसेंटली इंडिया में जो बयानात दे के आए हमारे साथ, हमारे जो एडवाइजर साहब के साथ एग्जैक्टली हार्ट ऑफ एशिया में, वहाँ पे जो हमारे एडवाइजर साहब के साथ उन्होंने सलूक किया, वहाँ बिठा के सब ने मिलकर बेइज्जती प्रोग्राम किया हमारा। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के इश्यूज़ को इसलिए हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा दिल अभी छोटा नहीं है। अब हम अभी भी अफगानीज को बिल्कुल खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी मुश्किलात में उनके साथ हैं। लेकिन ये जो एक दुनिया को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि एज ए अफगानिस्तान के अंदर हम सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो ये गलत है। इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को जरूर हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अफगानिस्तान के पाकिस्तान का रवैया भी सामने है और अफगानिस्तान का रवैया भी सामने है, लेकिन साथ ही आता है रूस। जब हम लोगों ने अफगानिस्तान की मदद की रूस के खिलाफ, अब कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं और रूस और पाकिस्तान में खित्ते के हवाले से कुर्बतें बढ़ रही हैं। गजनफर साहब, अगली मीटिंग जो होगी वो मॉस्को में होगी, रशिया में होगी, खित्ते के हवाले से इंडिया को भी चुभ रही होगी ये बात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें इंडिया की बॉदर नहीं करना चाहिए, वो तो है ही टेररिस्ट कंट्री। मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है इस वक्त दुनिया में। मोहन भगवत, मोदी, राजवेश्वर सिंह, राजनाथ सिंह, ये दहशतगर्दों के बाप है और ये दहशतगर्दी प्रीच कर रहे हैं पूरे खित्ते में और करते रहेंगे, क्योंकि इनका धर्म और मजहब ही है। सेफ्रॉन टेररिज्म पे ये बैठे हुए हैं, इंडिपेंडेंस तहरीक इनके अंदर चल रही है, वहाँ से भूले हुए हैं।
अब बात यह है कि जो दिल्ली ये जो मुलाकात हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। जो कल रशियन डेलीगेशन था जिसमें अलेक्जेंडर स्टिनॉक थे, उनके वो CIS डिपार्टमेंट के हेड हैं, और पाकिस्तान का डेलीगेशन था जिसको डायरेक्टर जनरल वेस्ट एशिया ने लीड किया, और इसकी एक तारीख बन गई। आपको याद है जब अशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे तो वो गए थे वहाँ पे, रशिया गए थे, और वहाँ से डिफेंस प्रोडक्शन की बात उधर से शुरू हुई थी। उससे पीछे चले जाएं तो रशियन ने इतनी बड़ी स्टील मिल लगा के दी थी आपको, जो आज आप कौड़ियों के दामों बेचने के चक्कर में खुद पैसे बनाने, हालांकि रशिया कह रहे हैं कि उसको सीधा वापस किया जा सकता है। अब ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि जब एक दुनिया में अलायंसेस बन रही हैं, कुर्बतें रीअलाइन हो रही हैं, इंटरेस्ट रीअलाइन हो रहे हैं, और खास तौर पे जब अमेरिका ने साउथ या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को नजर रखने के लिए उसने अपने बेसिस अफगानिस्तान में बनाए हैं, यूक्रेन के उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, और अभी तो नया इशू आ गया कि जी रूस ने मदद की है ट्रंप की इलेक्शन में, और ट्रंप जिस तरह नए लोगों को अपॉइंट कर रहा है जो रूस के नज़दीक है, तो पाकिस्तान के लिए तो ये इम्पेरेटिव है ना कि वो रूस के साथ जो है वो खड़ा हो और रूस के साथ अपने इंटरेस्ट शेयर करिए, क्योंकि आपका एक नेचुरल अलायंस बनता है रूस का। आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जब निकलते हैं तो आप किधर जाते हैं? मास्को की तरफ ही जाते हैं ना। जब पाकिस्तान का ये आप ट्रांजिट रूट बंद कर देते हैं तो अमेरिकन सप्लाई किधर से लेके आते थे? वो उसी रास्ते से आती थी सप्लाई जो सलांग टलन के जरिए आती थी, जो अपना बंद हो जाए तो कोई एक वहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी भी मूव नहीं कर सकती है। तो ये उसके बाद रूस ने आपको वो MI-25 हिंद हेलीकॉप्टर देने का कहा है, जो बड़े अच्छे मतलब एक लेटेस्ट उसके अंदर वर्जन है। तो पाकिस्तान को ये चीज डेवलप करनी चाहिए, इसके ऊपर फुल कंसंट्रेट करना चाहिए, और रूस के साथ मिलकर बड़े सीरियसली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात कर रहे हैं खावर साहब, तो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही तो पीछे रह जाती हैं, बाकी लोग डिप्लोमेसी में आगे निकल जाते हैं। हम यहाँ डिप्लोमेटिक एफर्ट कर तो रहे हैं, राहील शरीफ साहब ने भी इसकी बिगिनिंग भी की, लेकिन इसको कितना आगे बढ़ा पाएंगे ये भी तो सवाल है। अनिका, मेरा इस पे एक ही कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ही चीज़ जो मानी जाती है, जिस पे अमल होता है, वो होता है आपके नेशनल इंटरेस्ट। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी है, मुमालक का ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है। वो आपके इंटरेस्ट अगर सर्व हो रहे हैं, रूस से सर्व हो रहे हैं तो हमें ज़रूर रूस के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमारे अगर चाइना से सर्व हो रहे हैं तो चाइना के साथ करनी चाहिए। तमाम मुमालिक करते हैं। अब देखें ना, आप सऊदी अरेबिया ने मोदी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया, उसकी वजह यह कि उनके पास मार्केट बड़ी ज़्यादा है, इंडियन उनको ऑफर कर रहे हैं, तो लिहाजा उनके साथ अभी भी कतर जो है सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने जा रहे हैं इंडियंस को, क्योंकि उनके वहाँ पे इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप इंटरेस्ट को देखते हैं। इसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखें, हमने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाइना के साथ किया। अभी अखबारात हर रोज़ भरे पड़े हैं कि आपके जो एग्रीमेंट्स है वो ठीक नहीं थे, वो आपके नुकसानात में जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी बात है, हमें दोस्ती रूस से करनी चाहिए, नेचुरल लॉ है, लेकिन जो भी एग्रीमेंट्स हों उसमें ये उदारा जरूर ख्याल रखा जाए कि 2-4 साल के बाद आपको ये ना देखना पड़े कि हम इस एग्रीमेंट में ये प्रोविजन डाले थे तो शायद हमारा ज़्यादा फायदा हो जाता, क्योंकि हम जल्दी में बहुत सारे काम तो कर लेते हैं लेकिन बाद में देखते हैं कि यार ये हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहा है। तो वही आपने जो बात की है कि फॉरेन आपका वो मिनिस्टर है नहीं है फुल फ्लैज, आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के बेसिस पे चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट फिर इसी तरह के आएंगे। जी ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जापान को देखिए, जर्मनी को देखिए, आज भी वो अपनी कौमी जबान के साथ इस तरीके से सिंसियर हैं जैसे कि शायद ही कोई कौम नजर आए। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल बड़ा आम है, बुरा नहीं, लेकिन कम से कम सरकारी सतह पर उर्दू जबान को अहमियत देनी चाहिए। ये तो आला अदलिया ने भी कह दिया, अदालत का भी फैसला था, लेकिन उसका निफाज नहीं हो पाया। और अब लाहौर हाईकोर्ट बड़ी बरहम है इस बात पर खावर साहब के क्यों उर्दू जबान का सरकारी इस्तेमाल अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सका। अनिका, मेरा ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस क्या है, अगर लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पढ़े तो लैंग्वेजेस हमेशा एक रिफॉर्म प्रोसेस में रहती हैं, चलती रहती हैं। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो हमारा जो उर्दू आप देखें, पुरानी उर्दू थी वो आज की उर्दू से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप अर्ली जो 20वीं सेंचुरी के लोगों से आप उनको आज की उर्दू उनके साथ बात करें कि शायद वो कहें कि पता नहीं कौन सी ज़ुबान बात है। ये रिफॉर्म होती रहती हैं। हमारे यहाँ यही रहा है कि जी उर्दू होनी चाहिए। अब उर्दू नहीं हो पा रही तो ये सक्सेसिव गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले पा रही। अब मामला यही है कि आपने पहले तो सारे लोगों को अंग्रेजी पे के पीछे लगा दिया, अब अंग्रेजी पढ़ाने के बाद अब आपके सिस्टम इस तरह के चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वापस उर्दू की तरफ आया जाए। इस पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वो यही है कि वक्ती तौर पर एक डिसीजन आ जाता है, उस पर थोड़े बहुत आप देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नोटिफिकेशन इशू हो जाते हैं, आप ये करें वो करें। लेकिन अब इंटरनेशनल सारी जो रिसर्च है वो सारी इंग्लिश में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर सारे प्रॉब्लम जो सारे मामला चल रहे हैं वो सारे इंग्लिश में हो रहे हैं। तो आप कैसे एट वंस जो है सारा कर लें, इसके लिए
बहुत एक लंबा स्ट्रगल आपको करने की जरूरत है। चाइनीज की जरूरत है, आधी से ज्यादा, बल्कि आधी से ज्यादा क्या, तकरीबन 80% आबादी को तो आज भी अंग्रेजी नहीं आती। आपके गवर्नमेंट स्कूल में कितनी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कितने लोगों को अंग्रेजी आती है? नहीं, देखें वो आप जो मैं वही बता रहा हूँ कि आपके जो सारे या जो सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस, आपकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ पे ट्रेनिंग किस में हो रही है? अंग्रेजी में हो रही है। आपकी जो वहाँ जो CSS एकेडमी है, वहाँ पे क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिसीजन होने चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एट वंस कर रहे हैं, इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। वो जिसमें हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फेल हो गई हैं। आप क्या करते हैं कि आपकी जो बाहर से जितनी भी ज्यादा रिसर्च आ रही है, आप चाइनीज की बात कर रहे हैं, आप जर्मन की बात करें, आप जापानीज की बात करें, लेकिन वहां पे तो सिस्टम इन प्लेस है ना, वो जो भी सारा है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ किया। लेकिन हमारे यहाँ आप ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ वे टू गो फॉरवर्ड। अब आप कहते हैं जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन, तो ये पॉलिसी डिसीजन तो आपको 60 साल तो हो गए आपको आज़ाद हुए, तो अभी भी आप नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके तशख़्ख़ुस से ताल्लुक़ रखती है। चाइनीज़ ड्रेस क्यों एक जैसा ड्रेस पहनते हैं? क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी बन गया। अब यहाँ तक आपने इंटर लैंग्वेजेस की बात की ना, तो दुनिया पूरी में जब आप UNO में जाते हैं क्या होता है? आप अपनी ज़बान में तकरीर करते हैं ना, तो उसकी ट्रांसलेशन आ जाती है, जो भी शख्स बैठा होता है उसकी ज़बान में ट्रांसलेशन हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस अटैच करेंगे, अहमियत अटैच करेंगे, तो दुनिया उसको बाय करेगी ना। तो कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ स्टेप फॉरवर्ड, कहीं से तो आपने शुरू करना है। तो अगर हमारा एक तशख़्ख़ुस किसी चीज़ से बनता है पाकिस्तान का, दो हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेजेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक सेंट्रलाइज चीज़ करनी है, तो उसमें तो ना कोई बायसेस होने चाहिए और ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। असल में ये तमाम चीज़ें, फिर मैं अनीका आपको कहूँगा, ये जो बायसेस है ना, ये लैक ऑफ एजुकेशन से आते हैं। आपके पार्लियामेंटेरियन जैसे कोई उर्दू की बात होती है तो कोई सिंधी में खड़ा हो जाता है, कोई पश्तो में खड़ा हो जाता है। लेकिन बात ये कि पाकिस्तान का चूंकि तशख़्ख़ुस क्रिएट नहीं करने देना चाह रहे आप मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और लॉन्ग टर्म व्यू क्या, आप तो शॉर्ट टर्म पॉलिसियां भी फॉलो नहीं करते, अदालत के फैसले फॉलो नहीं करते, तो बाकी पीछे क्या? अंग्रेजी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजी सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिलखुसूस बाहर के ममालिक के साथ कम्युनिकेट करने में। लेकिन उर्दू जबान अपना सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए, कम से कम हम लोगों को इतना जरूर पता होना चाहिए। मुझे एंडिंग की तरफ जाना है गजनफर साहब, क्विकली। जितने वर्ड्स ऑफ कमांड है ना, वो तमाम के तमाम उर्दू में कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, चलिए वो खाबर साहब वाली बात भी सही है, इवॉल्व करें, एकदम से रेवोल्यूशन नहीं आ सकती, लेकिन शुरू तो करें, एटलीस्ट हमारे लीडर्स तो शुरू करें। हमें पता तो हो कि हमारे लीडर्स हमारी जबान से एक सेंस ऑफ प्राइड फील करते हैं। इंग्लिश से हमारा कोई वो दुश्मनी नहीं है, लेकिन उर्दू को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। डेफिनेटली अपनी जबान है और इसी तरीके से कौमें जो है वो एक प्राउड